क्या आपने व्हाइट एलिफेंट का नाम सुना है? और दुनिया के कई देशों के प्रोजेक्ट व्हाइट एलिफेंट बन रहे हैं और इसकी वजह है चाइना, जो दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बन चुका है। $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा लोन चाइना ने दुनिया भर के देशों को बांटे हैं और अब समय आ गया है वो पैसा वापस लेने का। और चाइना बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा डेट कलेक्टर, जिसमें उसने दुनिया को $1.2 ट्रिलियन से ज्यादा का लोन दे रखा है। और मैक्सिमम देश वो गरीब देश हैं जो उस लोन का इंटरेस्ट नहीं चुका पाएंगे, और उनके साथ होगा वही जो हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो लोन नहीं चुका पाता। उनके एसेट पर चाइना कब्जा कर लेगा। क्या है ये कहानी जिसमें चाइना ने इतने सारे लोन को वितरण किया, देशों को टारगेट किया, अपने डेट के ट्रैप में फंसाया, और कैसे उस चंगुल से अब कंट्रीज निकलने में असमर्थ हो रही हैं? आइए जानते हैं इस कहानी को। वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले बात आती है कि हो क्या रहा है। एक देश है चाइना, जिसने बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग किया, बहुत पैसे बनाए, बहुत कुछ डेवलप किया। इतना पैसा जमा हुआ, इतना सामान मैन्युफैक्चर हुआ कि उन्हें मार्केट्स कम पड़ गए बेचने को। तो उन्होंने कहा हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रखेंगे BRI, यानी बेल्ट एंड रोड। पहले इसका नाम था वन रोड वन बेल्ट, फिर उन्होंने नाम बदल के इसका किया BRI, और ये शुरू किया था जी जिनपिंग ने 2013 में। उसके बाद चाइना ने इसके अंदर दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट पर रोडवेज, रेलवेज, मैरीटाइम वेज को डेवलप करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने पोर्ट्स बनाए, रेलवे लाइंस बनाई, रोड्स बनाए, पोर्ट्स बनाए, पावर स्टेशंस बनाए, थर्मल पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किए, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए, और इनमें जिन देशों को जरूरत थी उनको बड़ी सस्ती दरों पर लोन दिए। कहने का मतलब यह था कि देखिए हमारे पास पैसा है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमसे लोन लो, अपना काम पूरा करो, उसके बाद पैसे कमाना, फिर इंटरेस्ट हमें वापस कर देना। जैसे हम में से कुछ लोग फोन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन अगर आज के टाइम में आपकी कमाई है 10,000 रुपये महीना और आप एक iPhone 16 अल्ट्रा प्रो मैक्स खरीद लो जो शायद 1,80,000 रुपये का आता है, और आप वो EMI चुका ना पाओ, तो क्या होगा? जो EMI की कंपनी है, जो बैंक है, वो आपका फोन आपसे छीन लेगा, या आपकी बाइक है तो वो आपसे छीन लेगा। और चाइना भी कुछ यही कर रहा है। चाइना डेट ट्रैप में फंसा रहा है। वो करता कुछ ऐसा है कि ऐसे प्रोजेक्ट सामने रखता है सामने वाले के, इतना पैसा ऑफर करता है कि वो फंस जाते हैं लालच में कि यार पैसा मिल रहा है, बाद में चुका देंगे इंटरेस्ट पे, कमा के पैसा यहां से पोर्ट बन जाएगा, पैसे कमा लेंगे। लेकिन वो पोर्ट जो वो बनाता है वो कभी ऑपरेशनल जब हो जाते हैं पर वहां पर बिजनेस नहीं आता, उससे पैसे नहीं बनते। और इसी चक्कर में कई देश इस जाल में फंस चुके हैं जिसे कहते हैं चाइनीज डेट ट्रैप। मैं एक एग्जांपल देता हूं। इस तस्वीर में देखिए, कंबोडिया का एक डैम है। ये डैम बनाने में कंबोडिया असमर्थ था। कंबोडिया को पैसे दिए चाइना ने, उसने डैम बना दिया। डैम तो बन गया पर उसके बाद कंबोडिया अब इंटरेस्ट चुका नहीं पा रहा है। तो अब इस डैम पे किसका कब्जा होगा? चाइना का। श्रीलंका का हम्बनटोटा का पोर्ट, जो पोर्ट वो अपने आप डेवलप नहीं कर सकते थे, चाइना ने पैसे दिए, पोर्ट बन गया। जब बारी आई पैसे देने की तो चाइना ने उनके साथ एग्रीमेंट किया, ये बोला कि भाई इस पोर्ट पे ढेर सारे शिप्स आएंगे क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, इस पोर्ट से आप बहुत पैसा कमाओगे। पर हुआ क्या? शिप्स नहीं आए, और वहां कोई शिप्स नहीं आया। वो पोर्ट इंटरेस्ट पे करने में असमर्थ था। वो देश पूरी तरह, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना की फंडिंग से बना, चाइना के लोन से बना। ये फंडिंग ग्रांट नहीं होती है, लोन होती है, यानी इस पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। एयरपोर्ट खड़ा हुआ, लेकिन उस एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स नहीं आती क्योंकि डिमांड नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो आपने इस चक्कर में खरीद लिए कि देखने में अच्छे लग रहे हैं और सस्ता पैसा मिल रहा है, ये उस सफेद हाथी की तरह है, व्हाइट एलिफेंट की तरह है, जो आपको अच्छा लगा आप ले आए, लेकिन अब उसको आप खिला ही नहीं पा रहे हो। और ठीक यही हो रहा है कई सारे प्रोजेक्ट्स में जो फंक्शन कर रहे हैं अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जिसका मुख्य उद्देश्य है स्ट्रेटेजिक जगहों पर कब्जा जमाना, उन देशों में अपना मार्केट ओपन करना और उनको अपने ऊपर निर्भर बना लेना। इसी में अगर हम और आगे देखें तो हम जानेंगे कि कैसे इस बेल्ट एंड रोड की वजह से दुनिया में सभी देशों में डेट डिस्ट्रेस आ गया है। उन्होंने इतना डेट दिया है देशों को, इतना उधार दिया है कि वो देश अब चुका ही नहीं पा रहे उन्हें। और जो लोन्स लिए गए हैं वो पुअरेस्ट कंट्रीज को दिए गए हैं जो कोलैप्स कर रही है। और केवल लोन नहीं दिए, लोन को स्ट्रेटेजिकली बांटा गया है कुछ इस तरह से कि वो देश उनके जाल में फंस जाए। अब आपको लगेगा कि जब सबको पता है, आप बता रहे हो सबको पता है कि भाई चलो ये लोन लेना, अगर लेंगे तो फंस जाएंगे, तो लोग लेते ही क्यों हैं? तो देखिए, रूलर्स जिस देश को रूल कर रहे होते हैं उन्हें अपनी जनता की चाहिए होती है वोट्स या समर्थन। उसका सिंपल तरीका है कि अभी वो एक प्रोजेक्ट रन करेंगे, सबको लगेगा देखो भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, इसमें रोजगार मिला,
चाहे वो उधार पे ही क्यों ना चल रहा हो, जब समय आएगा उसे चुकाने का, तब तक या तो उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका होगा, या वो इस बात पे सोच रहे होंगे जब समय आएगा तब देखेंगे, अभी तो ये काम कर लो, पैसे आ रहे हैं आने दो। जैसे किसी भी इंसान की प्रवृत्ति होती है, उनके पास अगर क्रेडिट कार्ड है या उनको लोन मिल रहा है सस्ती दरों पर, तो तुरंत लोन ले लेते हैं। पर चाइना की खास बात है, चाइना जब भी लोन देता है तो ये लोन ऐसे देशों को बांटता है जिनको वो धीरे धीरे अपने कब्जे में ले सके, धीरे धीरे अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनसे पूरा कर सके। और इस लोन में कई ऐसे देश फंस चुके हैं जिनकी आप उम्मीद भी नहीं रख सकते, जैसे बेलारूस। बेलारूस के ऊपर अभी $11 बिलियन का डेट है, जो चुकाने में बेलारूस असमर्थ है। लेकिन बेलारूस ने क्या किया, कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करना स्टार्ट किया थ्रू चाइनीज मनी, और अभी प्रोजेक्ट पूरे हो गए, लेकिन ये प्रोजेक्ट पैसे बना के नहीं दे रहे, तो बेलारूस जॉल में फंस चुका है चाइना के डेट के। अगले देश की बात करते हैं, ब्राजील। इन्होंने डेट लिया। सबसे अच्छा एग्जांपल कजाकिस्तान का लेते हैं। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेंट्रल एशिया में है, जिसके पास चाइना और रशिया के अलावा कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके पास ढेर सारा नेचुरल गैस है और संसाधन है जिसको चाइना की जरूरत है, चाइना वो खरीदता है। चाइना ने इनको बोला भाई हमसे लोन ले लो, जो दिक्कतें आ रही है उसको पूरा कर लो। लोन तो ले लिया, पर वापस जब करने की बारी आई तब उनके पास पैसे नहीं है। चाइना ने कहा कोई बात नहीं, हमें नेचुरल गैस सस्ती दरों पे दे दो। तो अब कजाकिस्तान का इकलौता रिसोर्स जो इनके पास है, ये उनको कम कीमत पे चाइना को देना पड़ रहा है। एक और एग्जांपल, पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर अभी $68.9 बिलियन का डेट है चाइना का। अगर आप देखो इस तस्वीर में, ये वो कॉरिडोर है जो चाइना ने बिल्ड किया है, इसे कहते हैं सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के काशगर से चलकर पाकिस्तान के ग्वादर तक जाता है। ग्वादर में एक बड़ा सा पोर्ट इन्होंने बनाया है, एक डीप सी पोर्ट। चाइना का मेन उद्देश्य क्या है कि ये जब बन के तैयार हो चुका है, अब चाइना को अगर कोई भी सामान अपने देश लेके जाना है, तो अगर वो इंडिया के नीचे से गुजर के जाएगा तो उसको बहुत से खतरे हो सकते हैं। जापान आता है रास्ते में, इंडिया आता है, उनकी नेवी मिल सकती है। लेकिन इनको अगर ईरान या सऊदी अरेबिया, पर्शियन गल्फ से कोई भी सामान लेके जाना है, वो चुपचाप इस रोड से घुसेंगे और यहां अंदर ही अंदर पहुंच जाएंगे चाइना के अपने रीजन में। तो इंडिया भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो पीओके पे ऑलरेडी पाकिस्तान का कब्जा है। ये उनको स्ट्रेटेजिकली बहुत हेल्प कर रहा था, और पाकिस्तान तो बिकने को तैयार रहता ही है, बस पैसे अच्छे मिल जाएं। तो चाइना को उधर अपनी जमीन फिर बेच दी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ सीपेक पर, तो इसमें कहा कि हम 60 बिलियन 70 बिलियन डॉलर आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट इसके पीछे क्या चाइना लेने वाला है, ये उन्होंने ओपन नहीं किया, ये पब्लिक नहीं किया कि क्या रेट चल रही है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है सीपेक के, वो भी अभी तक पाकिस्तान की जनता तक को नहीं पता है। और ये जो कॉरिडोर बना, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जहां लगे, जहां पावर प्लांट बनाए गए, डीप सी पोर्ट बनाया गया, क्या उस पर जिन लोगों ने काम किया उनको रोजगार मिला? नहीं। चाइना अपने वर्कर्स खुद लेके आए इन रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। चाइनीज वर्कर आए, उनको पैसे मिले, उन्होंने रोड बनाया, उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो पैसा जो सैलरी लोगों को मिलेगी, जो उनके ही वर्कर्स काम करने आए, वो भी पाकिस्तान देगा, रोड के पैसे भी पाकिस्तान देगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इंटरेस्ट भी पाकिस्तान देगा। और इस तरह पाकिस्तान को बड़ा अच्छा लगा, भाई हमने रोड बना दिया, हमारे देश में रोड बन गया, पोर्ट बन गया, अब तो बहुत शिप्स आएंगे। कोई शिप्स नहीं आए। इसके पास में यहां इंडिया ने चाबहार बनाया है, चाबहार के पास बंदर अब्बास का एक और बड़ा सा पोर्ट ईरान में पहले से है। तो कौन पूछने वाला है इस पोर्ट को? इसके पास थोड़ी दूर कराची है, यहां पर नीचे आ जाओ आपको अहमदाबाद दिख जाएगा, आप मुंबई दिख जाएगा, कांडला का पोर्ट है। तो कौन आएगा इस पोर्ट पे? मे भी आज से 25 साल बाद कुछ हो जाए, लेकिन भाई 20 साल तक कौन इंटरेस्ट पे करेगा? तो धीरे धीरे इसका कंट्रोल भी इनके हाथ से चला ही जाएगा, और इसका फायदा केवल चाइना उठाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तान फंस गया इस जाल में, और पाकिस्तान की आर्मी ने साइन किया, पॉलिटिशियन ने, उनको पता भी नहीं था क्या खेल है, जनता को पता भी नहीं चला क्या रेट्स हैं इंटरेस्ट के, साइन कर लिया। वेनेजुला की जब आप बात करो, तो वेनेजुला के ऊपर अभी $112 बिलियन का लोन है। वेनेजुला में बोला गया कि भाई लोन ले लो, अपना काम कर लो। आप लोन ले लिया, उन्हें पता था वेनेजुला के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था, तो ये लोन रिपे नहीं कर पाएंगे, इनके पास है ढेर सारा ऑयल। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज जोड़ा गया कि अगर आप हमें पेमेंट डॉलर में नहीं कर पाए तो आप हमें ऑयल में कर सकते हो, और इस चीज पर वेनेजुला डिफॉल्ट कर चुका है। तो वेनेजुला के पास एक ही रिसोर्स है, ऑयल। तो अब वो क्या कर रहा है? ऑयल बेच रहा है चाइना को। यहां से मिला ऑयल, यहां से मिला स्ट्रेटेजिक रूट। अगर हम कजाकिस्तान की बात करें, यहां से मिल गया आपको नेचुरल गैस या रिसोर्सेस। अंगोला से मिल गया अफ्रीका में रीच। इतना ही नहीं, और कई सारे देश हैं। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था,
उसके लिए उन्हें पैसे की कमी पड़ रही थी। चाइना ने कहा हम पैसे देते हैं। जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट की डॉक्यूमेंट साइन की गई वो जनता से छुपाई गई। $5 बिलियन या $4 बिलियन का प्रोजेक्ट होना था, आज ये प्रोजेक्ट अराउंड 6.7 से लेकर $7 बिलियन का हो चुका है। एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है ये। अब इस प्रोजेक्ट से कमाई कैसे होगी? वो ट्रेन की टिकटें क्या 1 लाख रुपए की रखेंगे? कोई भी हाई स्पीड ट्रेन की टिकट उन्हें एक लेवल पे ही मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया ने जापान से लोन लिया है, तो इंडिया भी तो लोन ले रहा है। उन्होंने चाइना से लिया, हमने जापान से लिया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि इंडिया ने जो लोन लिया है वो एक सॉफ्ट लोन है, उसकी इंटरेस्ट रेट होगी 1%। चाइना 4% लेता है कम से कम, तो 4% इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है इतने हैवी इंटेंसिव लोन्स के ऊपर। तो इंडोनेशिया भी लोन की मार में फंस चुका है। तो बेलारूस, वेनेजुला, ब्राजील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे देश धीरे धीरे इस जाल में फंसते चले गए। और क्योंकि चाइना के पास पैसा था, जो उसने सामान बेच बेच के कमाया था, उससे उसने उन एरियाज पर अपनी पकड़ बनानी स्टार्ट कर दी। और तो और आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि सबसे बड़ा लोन देने वाला देश कौन सा है चाइना से। किसको चाइना ने सबसे ज्यादा लोन दिए है? इमेजिन करिए, गैस करिए कौन सा देश होगा। तो वो देश पाकिस्तान नहीं है, वो देश है असल में एक बहुत ही शक्तिशाली देश, जिसका नाम आपने सुना जरूर होगा, भारत का भी मित्र है, वो है रशिया, जिसके ऊपर 169 अराउंड $170 बिलियन का डेट है। और ये डेट तब का है जब यूक्रेन वॉर शुरू भी नहीं हुई थी, उसके बाद इन्होंने और डेट चाइना से लिया है। तो क्या लगता है रशिया डेट कैसे चुकाएगा? ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, ये सब उसे चाइना को डिस्काउंटेड प्राइस पे देने पड़ेंगे। और यही क्लॉज है, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो किसी को पता नहीं होती। तो रशिया को जब जरूरत थी, पैसे मिलते गए, उन्होंने काम, वो अपनी बजट में दिक्कत आ गई, जिससे भारत के बजट में भी फिस्कल डिफिसिट होता है। भारत की सरकार पैसे खर्चती ज्यादा है, टैक्स से कमाई कम होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करना है? एक लोन ले लो, बाद में चुका देंगे जब पैसे आएंगे। कुछ ऐसे सोचकर ही रशिया ने चाइना से पैसे लेना जारी रखा, लेकिन आखिरकार वो पैसे नहीं चुका पाए और अराउंड $170 बिलियन के आज इस बोझ के तले रशिया दबा पड़ा है। अब जब ये सब हो रहा है तो उसका नुकसान किसको होगा? अमेरिका को। श्रीलंका डूबा है, इंडिया को नुकसान होगा। मालदीव्स डूबा, इंडिया को नुकसान होगा कि चाइना यहां पहुंच जाएगा। इन देशों पे लोन दे दे के वो अपना प्रेजेंस हर जगह बढ़ा रहा है चाइना। उसको काउंटर करने की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि जो डेवलप कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो यहां पर इनके खिलाफ खड़ी हो और अपने प्रोजेक्ट लेके आए, ताकि देश इसके चंगुल में ना फंसे और वो लोन कहीं और से ले। फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर बन गया? देखिए, अभी दुनिया में अगर आपको लोन लेने हैं ना लॉन्ग टर्म, तो आपको लोन देगा कौन? वर्ल्ड बैंक। आप लोन ले सकते हो किससे? IMF से। आप लोन ले सकते हो EU से। लेकिन ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोन देते टाइम एक शर्त रखते हैं कि हम आपको लोन देंगे तो अपनी टैक्स रेट इतनी रखनी पड़ेगी, आपकी अपनी मार्केट को इतना ओपन करना पड़ेगा, ये बदलाव करने पड़ेंगे, जो कोई भी देश करना चाहता नहीं है। चाइना कहता है कोई टेंशन नहीं, पैसे ले जाओ, मौज करो, बाद में चुका देना। नहीं चुका पाते, फंस जाते हैं। तो जरूरत थी कि इन मॉडल से निकल के कोई और मॉडल डेवलप किया जाए जिससे लोन प्रोवाइड किया जाए। और उसी के लिए शुरू होता है फिर एक कोशिश बाकी देशों की भी कि चाइना के साथ कंपीट किया जाए। और इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। यूरोपियन यूनियन अपना खुद का प्लान लेके आता है जिसका नाम है ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव। तो एक है ग्लोबल गेटवे, जो कि EU का इनिशिएटिव है, यूरोपियन यूनियन का। इन्होंने कहा कि हम भी $70 बिलियन निवेश करेंगे दुनिया भर में, सॉफ्ट लोन में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। G7 कंट्रीज, दुनिया की 7 सबसे जो अमीर या एडवांस कंट्रीज कही जाती हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W। अमेरिका कैसे पीछे रहता, उसने एक और लॉन्च किया, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इन सब के थ्रू कोशिश की जाने लग गई कि जैसा इनका BRI है, उसी तरह हम भी ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। IPEF में तो 13 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है, इसमें भारत भी है। B3W में G7 की कंट्रीज हैं। ग्लोबल गेटवे में यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। इन्होंने भी अब यही व्यवस्था स्टार्ट की कि भाई आप उनसे लोन मत लो, हमसे लोन ले लो, हम बेहतर लोन आपको प्रोवाइड करेंगे बिना किसी ऐसी महंगी इंटरेस्ट के रेट्स के। जब B3W शुरू हुआ था तो बहुत हल्ला मचा कि G7 कंट्रीज, अमेरिका आ गया है, अब तो छुट्टी है BRI की। लेकिन असल में B3W कभी उस लेवल पे काम ही नहीं कर पाया। हालत इतनी खराब हो गई कि इनको इसके बाद एक और इनिशिएटिव अगले साल फिर लॉन्च करना पड़ा, विच इज PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो B3W और PGII, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया G7 ने।
ग्लोबल गेटवे स्टार्ट किया ईयू ने, आईपीएफ स्टार्ट किया अमेरिका ने, लेकिन ये सब मिल के भी चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाइना ने बड़े ही आराम से, बड़ी चालाकी के साथ पिछले 10 साल में ये लोगों कंट्रीज को लोन दिया है। चाइना को फर्क नहीं पड़ता कि वहां डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, वो अपनी इकोनॉमी पॉलिसी कैसे रख रहे हैं, उनको मतलब नहीं वो देश तबाह हो जाए। उसको एक चीज से मतलब है कि भाई उनको पैसे मिलने चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और इसी चक्कर में देश धीरे धीरे इस जाल में फंसते चले गए। अफ्रीका की कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल अंगोला या फिर जिम्बाब्वे, ये ऐसे देश हैं जिनके रूलर्स को आप काफी इजीली एक रिश्वत देके अपने जाल में फंसा सकते हो, और चाइना ने वही किया, उनको अपने जाल में फंसा लिया। और इसी वजह से ये जाल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन अब चाइना भी सतर्क हो रहा है, उसे दिख रहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं और उसे अपनी रेट्स को सही करना पड़ेगा। इसके अलावा एक समस्या और भी है कि चाइना को बहुत से लोन जो उन्होंने दिए, उन पे लगभग हर देश, हर एक कंट्री डिफॉल्ट करती जा रही है, और कुछ देशों ने इससे पैर बाहर खींच लिए। फॉर एग्जाम्पल इटली, इंडिया ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, पर फिर भी क्योंकि पैसे मिल रहे थे, दुनिया के लगभग 140 से भी ज्यादा देश उसको ज्वाइन करने को तैयार थे, एग्रीमेंट साइन हुए और लोन डिस्पर्स किए गए। लेकिन सवाल यह है कि अब इस चंगुल से वो देश कैसे निकलेंगे और कैसे चाइना के डेट ट्रैप से बाहर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूएसए, G7, इन सब ने अपने अपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए हैं। अब सवाल है कि क्या देश अभी भी चाइना के जाल में फंसेंगे, या BRI के सामने इन सब का एक संयुक्त मोर्चा इसे रोकने में कामयाब होगा। यह हमें भविष्य में पता लगेगा। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें आपको संकल्प और टाइटन 2026 के लिए दो ऐसे कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी के लिए हैं। अगर आप 2025 में अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं तो आपके पास टाइटन है, प्रहार है, टाइटन इंग्लिश, प्रहार इंग्लिश या हिंदी में। इन कोर्सेज की खास बात यह है कि यहां आपको मिलते हैं जीएस की लाइव क्लासेस, प्लस उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा प्लेटफॉर्म पर। आपको सीसेट की क्लासेस भी मिल जाएंगी। आपको डेली मेंस और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको प्रैक्टिस करके आप अपने आप को एसेस कर पाओगे, जज कर पाओगे। और इंपॉर्टेंटली आपको जो कंटेंट मिलेगा, जो ई बुक्स जीएस की मिलेंगी, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, ताकि आपको बार बार अलग अलग जगहों पे नहीं दौड़ना पड़े, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। ये सब कंबाइंड आपको एक जगह मिलेगा। एडमिशंस ओपन है, ये कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं केवल 7,999 रुपए से ही। तो अभी आपके पास मौका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस कोर्स तक पहुंच के अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या BRI को रोक पाएंगे सारे देश या नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।